हे जीनियस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो जीनियस, हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो था लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज। लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज में इलस्ट्रेशन नंबर 1 हम कर चुके हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 1 की 2 रिक्वायरमेंट थी, एक स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स और दूसरा डेफिशिएंसी अकाउंट प्रिपेयर करना। दोनों ही हमने कर लिए। जिसने भी नहीं किए वो जाके इलस्ट्रेशन नंबर 1 डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप वहाँ से जाके क्लिक करके सीधे वहीं पहुँच जाओगे, ठीक है ना। उसके बाद आएंगे अपन इलस्ट्रेशन नंबर 2 पर। इलस्ट्रेशन नंबर 2 करने के लिए फटाफट से अपनी कॉपी और पेन दोनों को साथ में रखिएगा, और आपके पास मॉड्यूल हो तो और भी अच्छी बात है, तो मॉड्यूल को भी सामने रखिएगा, ठीक है ना। उम्मीद है आप लोगों ने अपनी कॉपी पेन निकाल लिए होंगे। तो चलो पहले इलस्ट्रेशन नंबर 2 को पढ़ते हैं, उसके बाद इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। फ्रॉम दी फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर अ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एंड डेफिशिएंसी ऑफ द इक्विपमेंट लिमिटेड। यानी कंपनी का नाम हमें पता चल गया क्या है, इक्विपमेंट लिमिटेड। और उसका हमें करना क्या है, यानी कि इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है। जैसे कि इलस्ट्रेशन नंबर 1 की रिक्वायरमेंट थी, सेम टू सेम इलस्ट्रेशन नंबर 2 की रिक्वायरमेंट है। एक आपको स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स प्रिपेयर करना है और डेफिशिएंसी अकाउंट प्रिपेयर करना है, ठीक है। विच वेंट इनटू लिक्विडेशन ऑन दिसंबर 31, 2016। ये आज की जो है डेट बता रहे हैं। अब देखो आगे क्या दे रखा है। ओह, यहाँ पर बैलेंस शीट तो दे नहीं रखी, यहाँ पर आपको लेकिन लाइबिलिटीज़ की और एसेट्स के बारे में पूरा इंफॉर्मेशन दे रखा है कि उनकी बुक वैल्यू यानी कि ग्रॉस अमाउंट जो है वो कितना है और एस्टिमेटेड रियलाइजेबल वैल्यू कितना है। जैसे कि आपको पता है अभी हम लिक्विडेशन नहीं कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ और सिर्फ ट्रिब्यूनल को एप्लीकेशन दी है कि हम लिक्विडेशन करेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर रहे हैं, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स प्रिपेयर कर रहे हैं। तो अभी हमें ये तो पता नहीं है एक्चुअल में कितना रियलाइज़ होगी, अभी हम एस्टिमेशन बेसिस पर ले रहे हैं। तो सारे के सारे जो रियलाइजेबल वैल्यू है वो सारी की सारी कैसी होगी, एस्टिमेटेड बेसिस पर, ठीक है ना। आगे देखो क्या बोल रहे हैं। ऑन 31 दिसंबर 2011 दी 2011 मतलब 5 साल पुरानी कहानी शुरू हो गई। यहाँ पर क्या है डेट, देखो आज की डेट है 31 दिसंबर 2016, और ये कब की कहानी है बेटा, 2011 की, यानी कि 5 साल पुरानी कहानी शुरू हो गई है। क्या बोल रहे हैं, द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी शोड अ जनरल रिजर्व। 5 साल पहले की बात है, ठीक है ना, याद रखना। जनरल रिजर्व कितना दिख रहा था, 40,000, और अकम्पेन्ड बाई द डेबिट बैलेंस ऑफ 25,000 इन द P&L अकाउंट। और P&L में कितना दिख रहा है, डेबिट बैलेंस यानी कि लॉस दिख रहा है आपको 25,000 का, 25 यानी कि 25,000। जैसे कि आपको मैंने बोला था कि हम लोग के जो डेफिशिएंसी बनाते हैं वो 3 साल मेनली जो है 3 साल की बनाते हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा बना सकते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है वो 5 साल की दे रखी है, तो हम भी कितने की बनाएंगे बोलो, 5 साल की। आगे क्या बोल रहे हैं, ये तो 2011 की बात हो गई। 2012 की बात। इन 2012 द कंपनी मेड अ प्रॉफिट। अरे वाह, कंपनी ने तो प्रॉफिट कमाया 40,000 का। एंड डिक्लेयर्ड अ डिविडेंड ऑफ 10% ऑन इक्विटी शेयर्स। डिविडेंड चला गया। डिविडेंड क्या होता है, कॉन्ट्रीब्यूशन टू डेफिशिएंसी। जैसे मैंने लास्ट इलस्ट्रेशन नंबर 1 में सिखाया था ना डेफिशिएंसी अकाउंट बनाना, वहाँ पे बताया था प्रॉफिट होता है तो अच्छी बात है, यानी कि वो डेफिशिएंसी को कम कर रहा है, लेकिन उसी के साथ अगर हमने उसका डिविडेंड बांट दिया तो वो क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू डेफिशिएंसी। ये लोग डेफिशिएंसी को बढ़ा रहे हैं, ये वाले जो क्रम है वो डेफिशिएंसी को बढ़ा रहे हैं और ये घटा रहे हैं, ठीक है। वो जब हम डेफिशिएंसी अकाउंट बनाएंगे तब अच्छे से विस्तार में उस पर डिस्कशन चलेगा, अभी नहीं। आगे बढ़ते हैं। द कंपनी सफर्ड अ टोटल लॉस ऑफ 1,09,000 बिसाइड्स अ लॉस ऑफ स्टॉक ड्यू टू फायर। याद आ रहा होगा कुछ कुछ, लेकिन अभी बात नहीं करेंगे, सारी बातें जब बनाएंगे तब डेफिशिएंसी अकाउंट। ड्यूरिंग 2013, 14, 15 फॉर 2000। अच्छा, ये पूरा का बात बताइए उन्होंने, ठीक है। आगे बोल रहे हैं फॉर 2016 अकाउंट्स वर नॉट मेड। अरे ये क्या हुआ, 2016 में अकाउंट्स ही मेड नहीं हुए, यानी कि हमें यहाँ का कुछ पता ही नहीं है कि 2016 में क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है, हमें पता ही नहीं है। क्यों नहीं पता, क्योंकि अकाउंट्स ही बने नहीं हैं।
आगे क्या बोल रहे हैं, द कॉस्ट ऑफ वाइंडिंग अप इज एक्सपेक्टेड टू बी कितना 15,000। अब बताओ इसको कंसीडर करें क्या, क्या अभी हो रही है क्या लिक्विडेशन, नहीं, तो फिर लिक्विडेशन के एक्सपेंसेस कहाँ से आ गए भाई, जब लिक्विडेशन हो ही नहीं रही है। ये सारी चीज़ें जो हम काम कर रहे हैं ये एस्टिमेटेड बेसिस पर कर रहे हैं, है ना, कि लिक्विडेशन होता तो ये सारा होता, लेकिन लिक्विडेशन एक्चुअल में हुआ तो नहीं है, और अगर लिक्विडेशन एक्चुअल में हुआ ही नहीं है तो फिर लिक्विडेशन के एक्सपेंसेस को भी कंसीडर यहाँ पर नहीं करेंगे, ठीक है, यहाँ पर कंसीडर नहीं करेंगे। आगे बढ़े, आगे कुछ भी नहीं है, सॉल्यूशन दे रखा है डायरेक्ट, यानी कि इतनी ही बातें आपके लिए बोली गई है, क्योंकि उन्होंने ये तो स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि हमें बनाना क्या है। तो हमें बनाना है, आज हम बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। पहले अपन क्या बनाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स किसका, इक्विपमेंट लिमिटेड का। तो चलो फटाफट से हेडिंग डालते हैं मेरे साथ साथ। मेरा ब्लैक पेन कहाँ गया, ये रहा, देखो मेरे साथ साथ क्या बना रहे हैं, हम बना रहे हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। किसके लिए बना रहे हैं, फॉर इक्विपमेंट लिमिटेड, कंपनी का नाम यही था ना। कब बना रहे हैं, ऑन 31st, आज की डेट क्या, 31/12/2016, ये कंपनी के हिसाब से आज की डेट, क्वेश्चन के हिसाब से, ठीक है, 31/12/2016। इसका फॉर्मेट सिंपल सा, जितनी भी सारी बातें होंगी वो यहाँ लिख देंगे, पर्टिकुलर्स में सारी बातें यहाँ आ जाएंगी, और जितना भी सारा अमाउंट होगा वो यहाँ आ जाएगा। और ये सारा अमाउंट कैसा है, ये अमाउंट है आपका एस्टिमेटेड रियलाइजेबल वैल्यू, क्योंकि अभी लिक्विडेशन हो नहीं रहा है, एक्चुअल में लिक्विडेशन नहीं हो रहा है, ठीक है ना। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो याद करो पहले अपन क्या लिखते हैं, पहले अपन क्या लिखते हैं, एसेट्स, क्योंकि पहला पैसा ज़्यादा जल्दी किससे आ सकता है, ऐसी एसेट से जो कि स्पेसिफिकली प्लेस्ड ना हो, एसेट्स नॉट स्पेसिफिकली प्लेस्ड, ठीक है। ये फॉर्मेट आपको याद करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आप 5-6 ही अगर क्वेश्चंस करते हैं इस तरीके के, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाते हैं, तो आपके हाथों को ही याद हो जाएगा, ठीक है। तो आपको बिल्कुल याद करने की, से रटने की तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, याद अपने आप हो जाएगा प्रैक्टिस करते करते। एसेट्स नॉट स्पेसिफिकली प्लेस्ड, ठीक है, कौन सी लिस्ट, ए, एज पर लिस्ट ए, ठीक है। तो पहला डॉक्यूमेंट होगा वो किसका होगा, एसेट्स नॉट स्पेसिफिकली प्लेस्ड, जो हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स के बाद लगाएंगे, इसलिए उसको नाम दे दिया ए का। किसी को ज़्यादा जानकारी चाहिए इसके बारे में तो वो क्या देख सकता है, डॉक्यूमेंट दे सकता है जिसका नाम क्या है, ए, लिस्ट ए। अब हमें जाननी है एसेट्स नॉट स्पेसिफिकली प्लेस्ड। तो अगर हम ये जान लें कि कौन कौन सी स्पेसिफिकली प्लेस्ड है, तो हमें पता चल जाएगा कौन कौन सी स्पेसिफिकली प्लेस्ड नहीं होंगी। तो हम देखते हैं कि कौन कौन सी स्पेसिफिकली प्लेस्ड है। मुझे तो यही दिख रही है, एक सामने ये रही लैंड एंड बिल्डिंग, एक तो यही दिख रही है जिसपे आपका मॉर्गेज ऑन लैंड एंड बिल्डिंग। एक और देखो, कोई दिख रही है क्या, ये रहा, इन्वेस्टमेंट इन दी हैंड्स ऑफ अ बैंक फॉर एन ओवरड्राफ्ट, यानी कि इन्वेस्टमेंट जो है वो हमारे हाथ में नहीं है, किसके हाथ में, इन दी हैंड्स ऑफ बैंक, बैंक के हाथ में। तो हमारा तो इस पर पहला हक नहीं है, किसका है, बैंक का। तो यानी कि दो तरीके की हैं जो प्लेस्ड हैं, कौन कौन सी, एक आपकी लैंड एंड बिल्डिंग और आपका इन्वेस्टमेंट। तो ये दोनों कहाँ आएंगी, ये दोनों स्पेसिफिकली प्लेस्ड में नहीं आएंगी, वो सॉरी नॉट स्पेसिफिकली प्लेस्ड में नहीं आएंगी। ये कहाँ पर आएंगी, एज पर लिस्ट बी में, जहाँ पर होती है ओनली ऑन एसेट्स स्पेसिफिकली प्लेस्ड, उसमें आएंगी, ठीक है ना। तो अब ये नहीं आएंगी, कौन कौन नहीं आएंगी, यहाँ पर लैंड एंड बिल्डिंग नहीं आएंगी और दूसरी इन्वेस्टमेंट नहीं आएंगी, इन दोनों के अलावा सब आ जाएंगे। तो सब कौन कौन है आपको दे रखे, ये रे सारे। तो लैंड एंड बिल्डिंग तो आएंगे नहीं, और कौन नहीं आएगी, इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, इसके अलावा बाकी लिख लो। तो पहला है आपका प्लांट के एस्टिमेटेड देखो कितनी है, 1,30,000। तो इनर कॉलम में लिख देना, फिर सारा जब टोटल करेंगे ना एसेट्स का, तब यहाँ पर आउटर कॉलम में लिख देंगे, अभी सिर्फ और सिर्फ इनर कॉलम में। नेक्स्ट देखो क्या है, नेक्स्ट है आपका टूल्स, कितना, 4,000। नेक्स्ट
पेटेंट्स कितना है 30,000। ओहो, पेटेंट्स 30,000। नेक्स्ट आपका स्टॉक कितना है 74,000। 74,000। नेक्स्ट आपका इन्वेस्टमेंट लेना है क्या, नहीं लेना। नेक्स्ट बुक डेट्स कितना है, बुक डेट देखना 60,000। बुक डेट्स 60,000। और कुछ देखो, कैश होना चाहिए, कैश के बारे में तो कोई इन्फॉर्मेशन दे ही नहीं रखी, कैश तो हमारा है पर कैश है ही नहीं। और कुछ दिख रहा है देखो, ओ ये रखा है एक कॉल सिनेरियो दे रखा है, कितना 5,000। कॉल सिनेरियो देख रखा है 5,000। तो कॉल सिनेरियो का मतलब होता है हमने पैसा तो मंगाया, मतलब पैसा तो हमने बुलाया, कॉल की पर आए नहीं, तो आने तो चाहिए, तो 5,000 आने चाहिए। अच्छा ये देखो, इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी है बताओ, 100 रुपये वाली, लेकिन अभी तक मिले कितने हैं हमें 80 रुपये। लेकिन यहाँ पर कहीं ऐसा नहीं दे रखा है कि हमने बुलाई है, यानी कि जब हम बुलाएंगे ही नहीं तो पैसे आएंगे कैसे, जब तक बुलाया नहीं जाएगा पैसे को तब तक आते नहीं हैं। तो यहाँ पर जब हमने 80 बुलाए हैं, 80 मिल गई है, बाकी 20 तो अभी तक हमने बुलाए नहीं, तो 20 पैसे आएंगे नहीं। तो यहाँ पर उन 20 रुपीज़ के बारे में बात नहीं होगी। ये हो सकता है आपके माइंड में डाउट आया हो, इसलिए मैंने यहाँ पर आपको बता दिया कि प्रेफरेंस शेयर तो लिया, क्यों लिया, क्योंकि वहाँ पर हमने उनको कॉल्स तो बुला ली लेकिन पैसे अभी तक आए नहीं है, इसलिए आने चाहिए। लेकिन इक्विटी वालों को अभी हमने मंगाया ही नहीं, बुलाया ही नहीं, कॉल की ही नहीं, तो पैसे नहीं आएंगे। ठीक है, तो ये डाउट होप सो आपका यही कि अगर आया हुआ हो तो क्लियर हो गया हो। अब अपन इनको टोटल कर लेते हैं, किनको, एसेट्स नॉट स्पेसिफिकली प्लेस्ड। तो फटाफट पहले आपका 130,000 कौन है, ये प्लांट। नेक्स्ट टूल्स आपका 4,000, नेक्स्ट आपका 30,000, फिर 74,000, नेक्स्ट 60,000 और ये आपका 5,000। ये आ गया आपका 3,03,000। अब ये पूरा क्या है, एसेट्स नॉट स्पेसिफिकली प्लेस्ड, इसको हम आउटर कॉलम में लिख सकते हैं 3,03,000। ठीक है, तो इतना पूरा हुआ, आपको समझ में आया। अब आगे बढ़ते हैं। तो एसेट्स नॉट स्पेसिफिकली प्लेस्ड तो हो गई, अब आएंगे एसेट्स स्पेसिफिकली प्लेस्ड, जिन पर पहला हक हमारा नहीं है। वो सारी की जानकारी आपको मिल जाएगी एज पर लिस्ट बी में। क्या इसको डायरेक्ट लिख दें, नहीं, इसका एक छोटा सा फॉर्मेट होता है, बहुत ही ईजी सा, जो हमने इलस्ट्रेशन नंबर में बनाया था 1 में, सेम टू सेम वैसा ही हम यहाँ बनाएंगे। आपके पास स्केल है पास में, तो आप स्केल का इस्तेमाल कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। सबसे पहले हम नेम ऑफ एसेट लिखेंगे जो जो स्पेसिफिकली प्लेस्ड है, उसके बाद उनसे पैसा कितना आ रहा है, रियलाइज्ड वैल्यू, रियलाइजेबल वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट हम लिखेंगे जिनके पास उनका हक है उन पर ड्यू अमाउंट कितना है, ड्यू टू क्रेडिटर्स। अब आपके 2 कॉलम बनेंगे, या तो आ सकती है डेफिशिएंसी या फिर आ सकती है आपकी सरप्लस। अगर डेफिशिएंसी आई तो वो कहाँ जाएगी बोलो, यहाँ पर जाएगी, नहीं, वो जाएगी आपकी अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स में। ठीक है, अब बताओ नेम ऑफ एसेट, 2 थे आपके, एक तो थी इन्वेस्टमेंट और दूसरी थी आपकी लैंडिंग बिल्डिंग। तो इन्वेस्टमेंट लिख लेते हैं, नेम ऑफ एसेट क्या है, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट से कितना मिल सकता है, एस्टिमेटेड टू प्रोड्यूस, देखो 1,70,000, और जिसके पास इसका हक है उस पर ड्यू अमाउंट कितना है, 1,90,000। इन्वेस्टमेंट से पैसा कितना मिल रहा है, 1,70,000, लेकिन ड्यू अमाउंट कितना है, 1,90,000। यानी कि ये जो बैंक ओवरड्राफ्ट है, ये जो क्रेडिटर्स हैं जिन पर हक किसका है, इन्वेस्टमेंट का, उनका ड्यू अमाउंट है 1,90,000, लेकिन उनका कितना हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ सेटल यहाँ पर हो सकता है सिर्फ और सिर्फ 1,70,000। यानी कि जो बचे कुचे 20,000 है, तो क्या हम इन्हें पागल बना देंगे,
क्या हमने बैंक ओवरड्राफ्ट को, क्रेडिटर्स को पागल बना दिया? उनको सिर्फ और सिर्फ 1,70,000 देंगे? नहीं नहीं नहीं, हमने इनको पागल नहीं बनाया। इनको हमें 20,000 देने तो हैं, लेकिन अभी नहीं देंगे। इन्हें हम देंगे अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स के तहत, ठीक है, अंडर द हेड ऑफ अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स में देंगे। तो सही, ऐसे मत सोचो कि हमने बैंक वालों को पागल बना दिया, ऐसे नहीं कर सकते, ठीक है। इनको देंगे तो सही, लेकिन 20,000 कब देंगे? देंगे बाद में, जब वो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स का जब पेमेंट होगा तब देंगे, ठीक है। तो एक एसेट तो हमने कर ली इन्वेस्टमेंट। सेकंड कौन सी थी? लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है ना। लैंड एंड बिल्डिंग की एस्टिमेटेड वैल्यू देखो कितना है, 1,30,000, यानी कि इससे पैसा आ सकता है 1,30,000 ड्यू टू क्रेडिटर्स। तो लैंड एंड बिल्डिंग का देखो कितना था, 80,000। अरे ये तो बढ़िया रहे, इनके पास 1,30,000 पे आता और इनका ड्यू अमाउंट कितना है, सिर्फ और सिर्फ 80,000। यानी कि इनका पूरा का पूरा 80,000 सेटल होकर भी उसके बाद भी हमें क्या मिल सकता है, 50,000 एक्स्ट्रा मिल सकते हैं। 50,000 क्या आया बोलो, सरप्लस। यहाँ पर डेफिशिएंसी नहीं आई, ऊपर वाले या तो सरप्लस आएगा या डेफिशिएंसी। ऊपर वाले में सरप्लस की जगह क्या आया था, डेफिशिएंसी, और यहाँ पर डेफिशिएंसी नहीं आई, क्या आया, 50,000। तो अब इनका लोन तो चुकता हो गया लैंड एंड बिल्डिंग से, तो ये 50,000 जो बचे वो किसके, वो हमारे हो गए, है ना। तो उसको अपन यूज़ कर सकते हैं। तो इस 50,000 को अपन क्या करेंगे, आउटर कॉलम में। इन 20,000 को हमने कहाँ डाला था, अनसिक्योर्ड, क्योंकि वो डेफिशिएंसी थी, और 50,000 को कहाँ डालेंगे, आउटर कॉलम में, ठीक है। 50,000 लिखो यहाँ पर, एस्टिमेटेड सरप्लस फ्रॉम कहाँ से मिली, एसेट्स स्पेसिफिकली प्लेस्ड, ठीक है। ये 50,000 कहाँ से आए, एस्टिमेटेड सरप्लस फ्रॉम स्पेसिफिकली प्लेस्ड। तो एसेट्स नॉट स्पेसिफिकली प्लेस्ड से हमें मिले 3,03,000, और एसेट्स स्पेसिफिकली प्लेस से हमें सिर्फ और सिर्फ कितने मिले, 50,000, क्योंकि बाकी का सारा पैसा किसने ले लिया, उन पर जिनका पहला हक था उन्होंने। यानी कि हमें कितने मिले, 3,03,000 प्लस 50,000, यानी कि 3,53,000, 3,53,000 जो है वो हमें मिले, ठीक है। अब हम इनसे अपनी लायबिलिटीज़ का पे ऑफ कर सकते हैं अपने तरीके से, मतलब जिस तरीके से जैसे उन्हें सीरीज़ में देना है उस तरीके से। तो इतना मुझे लगता है आपको समझ में आ गया हो। अगर आपका यहाँ पर ये डाउट है कि इनकी डेफिशिएंसियाँ और इनका सरप्लस ये आपस में सेटल हो सकते हैं क्या, तो नहीं हो सकते, क्योंकि इनकी जो लोन है वो अलग तरीके है और इनका लोन अलग है, तो एक दूसरे से सेटल नहीं हो सकते, ठीक है ना। जो डेफिशिएंसी आएगी वो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स में जाएगी और सरप्लस जाएगा वो हमारा होगा, और वो चला जाएगा आपका, इन दोनों का इकट्ठा होकर हम उनसे बाकी की लायबिलिटीज़ देंगे, ठीक है। तो 3,53,000 जैसे कि मैंने आपको बताया, 3,53,000 जो है बच गए, 3,53,000। अब यहाँ पर लिखो एस्टिमेटेड टोटल एसेट्स अवेलेबल, फॉर। अब ये जो हमारे पास पैसा है, सीधी बात है, पैसा हमारा तो है नहीं भाई, पैसा किसी का भी नहीं होता, आज तुम्हारा है तो कल किसी और का होगा, है ना। तो ये पैसा आप किसको देंगे, एक एक करके देंगे। पहले देंगे प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को, जिनको पहले प्रेफरेंस है उनको, उसके बाद देंगे अपन डिबेंचर होल्डर्स को, और उसके बाद देंगे हम अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को। ठीक है, डिबेंचर होल्डर, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को, इस तरीके हम पैसा बांटेंगे। अच्छा, उससे पहले हम एक बार समरी ऑफ ग्रॉस एसेट्स लिख लें। जैसे कि मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में, हम क्या लिखते हैं, समरी ऑफ, अरे मुझे क्या हो रहा है, कैसे उल्टी सीधी स्पेलिंग हो रही है, समरी ऑफ ग्रॉस एसेट्स।
समरी ऑफ ग्रॉस एसेट्स मतलब ये जो है वो नेट अमाउंट है, जिन जिन का हक था पहले उनको मिलके कट के उसके बाद आया है। लेकिन यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ग्रॉस अमाउंट, कि कितना ग्रॉस टाइप में, ठीक है, ग्रॉस में कितना हमें मिला, किस किस से, एक उन एसेट से जिन पर प्लेज नहीं था और एक उन एसेट पर जिन पर प्लेज था। तो सबसे पहले लिखते हैं समरी ऑफ ग्रॉस एसेट्स में ग्रॉस रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ एसेट्स, ग्रॉस रिलायबल वैल्यू ऑफ एसेट जो कि प्लेस थी, यानी कि स्पेसिफिकली प्लेस, एसेट स्पेसिफिकली प्लेस, ग्रॉस रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ एसेट्स स्पेसिफिकली प्लेस्ड। ठीक है, तो वैसे तो हमें इससे 50,000 मिला सिर्फ और सिर्फ, लेकिन अगर ग्रॉस की बात करें तो हमें इससे कितना मिला था, हमें इससे मिला था 1,70,000 और 1,30,000। लेकिन ये जो अमाउंट आया था ना, ये अमाउंट आया था कट कर, यानी कि 1,90,000 और 80,000 इनको काट कर आया था। लेकिन अगर ग्रॉस की बात करें तो रिलाइजेबल वैल्यू कितनी थी बोलो, 1,70,000 और 1,30,000, मतलब इन दोनों का टोटल करोगे तो आ जाएगा आपका 3 लाख। तो ये आ गया आपका 3 लाख। ठीक है, उसके बाद बाकी एसेट्स कौन थी, अदर एसेट्स मान लो उन्हें। अदर एसेट्स कौन, जो कि स्पेसिफिकली प्लेस नहीं थी, उनसे कितना आया, तो उनका हमें टोटल लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने ऑलरेडी उनका पूरा टोटल कर रखा है। कितना है, 3,03,000। तो ये आ गया आपका 3,03,000। तो इसको आउटर कॉलम में लिखें क्या, नहीं, आउटर कॉलम में लिखा जाता है और नेट अमाउंट होता है। यहाँ पर जो ग्रॉस अमाउंट है वो यहाँ का ही है, यानी कि ये हो गया आपका 6,03,000। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी कहानी यही शुरू होती है और यहीं खत्म। ये सिर्फ और सिर्फ एक्सप्लेनेशन देखने के लिए अच्छे से दिखाया जाए कि हमें ग्रॉस रियलाइजेबल वैल्यू जो थी वो कैसी थी। अच्छा, अगर आपको एग्ज़ाम में मेनली जो है वो टाइम नहीं होता तो इतना बड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इसे कैसे लिख सकते हैं, एसेट्स स्पेसिफिकली प्लेस्ड, एसेट्स नॉट स्पेसिफिकली प्लेस्ड। ठीक है, इतना भी लिख सकते हैं। अगर ये पूरा नहीं लिख सकते हो तो इतना लिख देना, और यहाँ पर लिख देना ग्रॉस रियलाइजेबल वैल्यू। तो इतना आपको याद नहीं रहे कि अदर एसेट्स कैसे लिखना है और ये सब, तो डायरेक्ट लिख देना सिंपल भाषा में, एसेट्स स्पेसिफिकली प्लेस्ड, एसेट्स नॉट स्पेसिफिकली प्लेस्ड, और ये आपका आ गया टोटल। टोटल क्या आया आपका, ग्रॉस एसेट्स। ठीक है, वापस आते हैं अपनी लायबिलिटी साइड पर। तो ये हो गई आपकी लायबिलिटीज़। लायबिलिटीज़ को जितना जितना पैसा अभी हम दे रहे हैं उस पे आ जाएगा आपका अमाउंट, और जितना जितना लायबिलिटीज़ से क्रॉस वैल्यू है, यानी कि जितनी आपकी बुक वैल्यू दिखती है, जितनी बैलेंस शीट में दिखती है, वो यहाँ आएगी। ठीक है, क्रॉस लायबिलिटीज़ के सारे नाम, और यहाँ पर आ जाएगा जितना जितना हम उसे पे कर रहे हैं। तो सबसे पहले बोलो कौन आता है, सबसे पहले आते हैं आपके सिक्योर्ड क्रेडिटर्स। माना कि हमने उनको लिस्ट बी में पे कर दिया है, यहाँ पर हमें उन्हें सेटल कर दिया है, लेकिन फिर भी हम उनका लायबिलिटीज़ में नाम लिखेंगे। ठीक है, दिखाने के लिए, और उनकी ग्रॉस अमाउंट भी तो है, वो भी तो यहाँ पर लिखेंगे, ताकि जिस तरीके से यहाँ पर ग्रॉस एसेट्स की वैल्यू दिखा रखी है उसी तरीके से यहाँ पर ग्रॉस लायबिलिटीज़ की भी वैल्यू जो है वो दिख जाए, इसी वजह से हम सब लिखेंगे। ठीक है ना, तो सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को वैसे भी हमने कहाँ कर दिया है, एज पर लिस्ट बी। पूरा लिखना मेरे साथ, टू द एक्सटेंट which claims are covered by assets specifically pledged। ठीक है, तो टू द एक्सटेंट मतलब उतने तक जहाँ तक सेटल हो सकता है। जैसे कि ड्यू अमाउंट तो 1,90,000 था, लेकिन इसका सेटल कहाँ तक हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ 1,70,000। ड्यू अमाउंट कितना था, 1,90,000, 1,90,000, लेकिन उसका सेटल कहाँ तक हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ 1,70,000। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, टू द एक्सटेंट मतलब उतना ही अमाउंट जितना वो हो सकता है सेटल, यानी आपका 1,70,000। और एक और थे सिक्योर्ड क्रेडिटर्स,
जो कितने के थे 80,000, तो इनका 80,000 पूरा का पूरा सेटल हो ही गया था, तो 80,000। तो अगर हम इनका टोटल करें तो ये आ जाएगा आपका 2,50,000, 8 और 7 15 और 2,50,000। ठीक है, अभी इनको पे करना है क्या? नहीं पे करना। क्यों? क्योंकि हमने इनको अभी पे कर दिया एज पर लिस्ट बी, तो इनको पे नहीं करना। तो यहाँ पर पे कर दें क्या दोबारा? नहीं नहीं, क्यों करें, इतना पैसा वैसे ही लॉस हो रहे हैं। क्या क्या बात करते हो मेरे साहब, ऐसे थोड़ी पे कर दें, वैसे ही पैसा नहीं है। तो आओ फटाफट आगे चलते हैं। सिक्योर्ड क्रेडिटर्स तो ऑलरेडी सेटल हो चुके हैं, तो नेक्स्ट है आपका प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स कौन सी लिस्ट चल रही है? बी, तो यहाँ पर आ जाएगी आपकी एज पर लिस्ट सी। ठीक है ना। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स में कौन आते हैं? प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स में आपके दो लोग आते हैं, एक आपका आता है एम्प्लॉई और दूसरी आती है आपकी गवर्नमेंट। तो यहाँ पर गवर्नमेंट से रिलेटेड तो कुछ था नहीं, एम्प्लॉय से रिलेटेड देखते हैं क्या क्या है। देखो एम्प्लॉय से रिलेटेड ये दिख रहा है मुझे, ओइंग फॉर वेजेस कितना है 20,000। सेक्रेटरी से, ये कंपनी सेक्रेटरी नहीं है, कौन है? सेक्रेटरी, नॉर्मल सा जो है सेक्रेटरी, यानी कि ये भी एम्प्लॉय हुआ, तो इसकी भी हमें क्या देनी पड़ेगी? बोलो बोलो क्या देनी पड़ेगी? इसकी भी हमें सैलरी देनी पड़ेगी। कैसे बेसिस पर? प्रेफरेंशियल बेसिस पर। वेजेस और आपका ये दोनों ही एम्प्लॉय से रिलेटेड है, तो इन्हें हम दोनों को देना पड़ेगा प्रेफरेंशियल बेसिस। एमडी एम्प्लॉय थोड़ी होता, पागल, एम्प्लॉय नहीं होता। तो एमडी को जो है वो हम नहीं देंगे। किस बेसिस पर? प्रेफरेंशियल बेसिस। ये मत सोचना कि इनको देंगे ही नहीं पेमेंट, ठीक है, इनको भी पेमेंट मिलेगा, पर इन्हें प्रेफरेंशियल बेसिस पर नहीं मिलेगा। ये जाएंगे अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स में। हमने इलस्ट्रेशन नंबर 1 में भी किया होगा, आपको याद होगा। ये रही डायरेक्टर की फीस, ये हमने कहाँ डाली थी? ये हमने डाली थी अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स में। कहीं है क्या कुछ? ये रहा, देखो इलस्ट्रेशन नंबर 1 में भी हमने जो डायरेक्टर की फीस डाली थी वो अनसिक्योर्ड में डाली थी, प्रेफरेंशियल में नहीं डाली थी। क्यों? क्योंकि ये एम्प्लॉयज़ थोड़े ही होते। उसी तरीके से यहाँ पे, ठीक है। तो बोलो किस किस की डालेंगे हम? ओइंग फॉर वेजेस प्रेफरेंशियल बेसिस पर मिलेंगे, और सेक्रेटरी की सैलरी। तो लिख लेते हैं फटाफट, क्या लिखना है बोलो? पहला लिखना है ओइंग फॉर वेजेस, और नेक्स्ट लिखना है आपका सेक्रेटरीज की सैलरी। ठीक है। ओइंग फॉर वेजेस कितने हैं आपके? 20,000, और सेक्रेटरी की सैलरी आपकी 3,000। अब मैंने यहाँ पर एक चीज़ बताई थी कि जब भी आप प्रेफरेंशियल क्रेडिटर में हो तो याद रखना कि कितने महीने की मिलेगी? सिर्फ और सिर्फ 4 महीने की। कितने महीने की मिलेगी? 4 महीने की। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है 500 रुपये पर मंथ। अगर 500 रुपये पर मंथ है तो 4 महीने की इसकी कितनी हो गई? 5 4 जा 20, यानी कि 2,000। और यहाँ पे कितना लिखा है? 3,000, यानी कि ये जो 3,000 है वो 6 महीने की सैलरी है। लेकिन प्रेफरेंशियल बेसिस पर हम कितने की देते हैं? सिर्फ और सिर्फ 4 महीने की, यानी कि इसको प्रेफरेंशियल बेसिस पर सिर्फ और सिर्फ कितनी मिलेगी? बोलो कितनी मिलेगी? सिर्फ और सिर्फ आपकी मिलेगी 2,000। कैसे मिली 2,000? 500 पर मंथ है तो 4 महीने की मिलेगी, तो ये आपकी हो गई 2,000। अच्छा, मैं इसे हमने पागल बना दिया क्या? क्या इसे हमने पागल बना दिया? 3,000 की सैलरी है, क्या इसे हमने सिर्फ और सिर्फ 2,000 दिए? नहीं, ना बैंक वालों को पागल बना पाए, ना हम एम्प्लॉय को पागल बना पाए। इसकी सैलरी 3,000 है तो इसकी सैलरी 3,000 ही इसको मिलेगी, लेकिन प्रेफरेंशियल बेसिस पर 2,000 मिलेगी। और अगेन इसकी जो 1,000 सैलरी है बाकी बची, 3,000 में से 2,000 गए, 1,000 जो सैलरी है वो उसको मिलेगी अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स के तहत। ठीक है, उसकी डेफिशिएंसी भी देनी है बैंक वालों की, और इसकी भी 1,000 हमें बाद में देनी है। तो अभी प्रेफरेंशियल बेसिस पर बोलो कितना हुआ? 20,000 वेजेस और सेक्रेटरी की सैलरी 2,000, यानी आपका आउटर कॉलम में लिखूँ तो 22,000। ठीक है, और यहाँ भी हमें ग्रॉस कितनी हो गई आपकी? 22,000। अब अमाउंट ऊपर कितना दे रखा था?
ये दे रखा था 3,53,000, उसमें से 22,000 माइनस करो। 3,53,000 में से 22,000, ये आ गया आपका 3,31,000। कितना आया? 3,31,000। ठीक है, याद है ना आपको ये कहाँ से आया 3,53,000? ये सबके लिए बचा था, यानी कि प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, डिवेंचर होल्डर, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स के लिए जो भी एसेट से अमाउंट बचा था वो ये था। ठीक है, इसमें सिक्योर्ड क्रेडिटर जो है वो ऑलरेडी सेटल हो चुके हैं। तो 3,53,000 में से देखो यहाँ पर कोई अमाउंट होगा भी नहीं। 3,53,000 अमाउंट में से डायरेक्ट हमने क्या माइनस किया? बस प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, वो कितने आए? 22,000, माइनस करके ये जो बचा 3,31,000। तो 3,31,000 इसको मैं लिखूँगी ग्रीन पेन से, जिससे कि आपको और अच्छा दिखेगा। 3,31,000 क्या बचा? ये बचा आपका एस्टिमेटेड बैलेंस अवेलेबल फॉर एस्टिमेटेड बैलेंस अवेलेबल फॉर किन के लिए बचा? प्रेफरेंशियल क्रेडिटर तो हो गई, अब दो ही जने बचे, एक आपका डिवेंचर होल्डर्स और आपका दूसरा अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। ठीक है, ये दो बचे और अमाउंट कितना बचा है हमारे पास? 3,31,000। अब हम किसका पे करेंगे? अब हम नेक्स्ट पे करेंगे डिवेंचर्स होल्डर्स का। कहाँ है डिवेंचर होल्डर? ज़रा क्वेश्चन तो लाया जाए। डिवेंचर्स होल्डर्स हैविंग अ फ्लोटिंग चार्ज। डिवेंचर्स होल्डर्स हैविंग अ फ्लोटिंग चार्ज। ठीक है, डिवेंचर्स होल्डर्स हैविंग अ ये ठीक नहीं लग रहा, ऐसे कर लेते हैं, डिवेंचर्स होल्डर सिक्योर्ड बाय अ फ्लोटिंग चार्ज। अब कौन सी लिस्ट है? ये आपकी लिस्ट हो गई एज पर लिस्ट सी तक हो गई, तो ये आ जाएगा आपका एज पर लिस्ट डी। ठीक है ना, अब देखते हैं इनका कितना है। इनका जो डिवेंचर्स ले रहे हैं आपके 5% इंटरेस्ट है इनका डिवेंचर्स, और इनका अमाउंट है 1,00,000 रुपीज़। लेकिन इनकी जो इंटरेस्ट पे की गई है वो कहाँ तक की गई है? जून 30। और हम आज की डेट में क्या है? हमारी आज की डेट है 31 दिसंबर, यानी जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, कितने हुए बोलो? 6 मंथ्स। इनकी 6 मंथ की इंटरेस्ट भी रह गई है, तो वो भी हमें देनी है, और ये 1,00,000 भी अमाउंट देना है। तो आ जाओ फटाफट से। 1,00,000 रुपये इनका ये रहा अमाउंट, और 1,00,000 पे 5% इंटरेस्ट इंटू 6/12, तो 5%, ये 5,000 हो गई, और 5,000 का आधा करोगे तो हो गई 2,500। तो कितनी हो गई बोलो? ये हो गई आपकी 102,500। 102,500। तो 102,500 किसका अमाउंट हो गया बोलो? ये हो गया आपका डिवेंचर्स होल्डर्स का, और इसका ग्रॉस वैल्यू भी कितना होगा? 102,500। ठीक है, आ गया समझ? अब 3,31,000 में से आपको माइनस करने हैं 1,02,500। ये तो इलस्ट्रेशन 1 है ना, ये रहा यहाँ पर। तो 3,31,000 में से आपको माइनस करने हैं 1,02,500। ये बचे आपके 2,28,500। 2,28,500। ठीक है, एस्टिमेटेड बैलेंस अवेलेबल फॉर, अब प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को मिल गया, डिवेंचर्स होल्डर्स को मिल गया, कौन बचा? अब बचा सिर्फ और सिर्फ अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। ठीक है, तो ये 2,28,500 में से हम देंगे।
तो यहाँ पर अपन लिखेंगे अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। अच्छा, ये बार बार लिख रहे हैं मिस एस्टिमेटेड बैलेंस अवेलेबल फॉर, पहले लिखा था प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, डिबेंचर्स होल्डर, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। उसके बाद हमने लिखा एस्टिमेटेड बैलेंस अवेलेबल फॉर डिबेंचर्स होल्डर, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। अब हमने लिख रहे हैं एस्टिमेटेड बैलेंस अवेलेबल फॉर अनसिक्योर्ड क्रेडिट। इतना बड़ा लिखने की ज़रूरत है? अगर हम वहाँ पर एग्ज़ाम में जल्दी करेंगे तब कैसे लिखेंगे? तो आप सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर बैलेंस भी लिख सकते हो, एस्टिमेटेड बैलेंस, ठीक है। अगर ज़्यादा जल्दी होती है तो ऐसे कर सकते हो, तो इतना बड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो टाइम बच जाएगा आपका। अच्छा, अब आते हैं अपन अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। कितनी लिस्ट हो गई हमारी? डी तक हो गई। ये आ जाता है आपका एज पर लिस्ट ई। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स में कौन कौन आएंगे? तो सबसे पहले तो आपके क्रेडिटर्स कितने हैं? देखो, ये आपके 2,65,500, 2,65,500। तो पहले लिखते हैं 2,65,500। उसके बाद हम याद करो हमने क्या क्या नहीं दिया। सबसे पहले हमने सेक्रेटरी की सैलरी 2 महीने की छोड़ दी थी, 6 महीने की थी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ हमने उसे 4 महीने की दी थी। तो 5 2 10, यानी कि 2 महीने की रह गई थी, 2 महीने की रह गई थी। या फिर ऐसे बोल सकते हो इसे कि 3,000 सैलरी थी, लेकिन हमने सिर्फ और सिर्फ कितनी दी थी? 2,000। तो 1,000 सैलरी उसकी बकाया रह गई, तो वो अभी हमें देनी है। और क्या देना है? ये रही मैनेजिंग डायरेक्टर एमडी की सैलरी कितनी थी? इसको देनी थी हमें 6,000। एमडी की सैलरी, ये एम्प्लॉय नहीं है ना, इसलिए हमने इसे प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स में नहीं दिया। अब देखो यहाँ पर दे रखा है 1,500 पर मंथ। इस तरीके से जानबूझ के आपको फंसाया रखा है कि 1,500 पर मंथ। ऐसे करेंगे तो शायद इसका 4 महीने की सैलरी एमडी की कहाँ डाल दें, स्टूडेंट्स कहाँ पर डाल दें? बोलो, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स में। तो ये कन्फ्यूज़न क्रिएट करने का है, लेकिन आपको पहले ध्यान रखना है कि वो एम्प्लॉय है कि नहीं है। तो एमडी एम्प्लॉय नहीं होता, इसलिए इसे हमने प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स में नहीं डाला। तो पहले आपको ये ध्यान रखना है कि ये एम्प्लॉय है कि नहीं है, उसके बाद आपको 4 महीने और 2 महीने में से बांटना है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पर स्टार भी लगा सकते हो ताकि जब दोबारा क्वेश्चन करो तो इस पॉइंट पर आपका गौर जाए, फोकस जोन, ठीक है। बस एक चीज़ रह गई, बैंक ओवरड्राफ्ट, जिनकी डेफिशिएंसी आई थी। कितनी डेफिशिएंसी आई थी देखते हैं पीछे। ये रही 20,000। कहाँ पे जाएगी? अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स में। तो किसी को हमने पागल नहीं बनाया ना, हमने सेक्रेटरी जो है उसको भी पागल नहीं बनाया, उसकी भी हमने 1,000 आज दे दिए अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स में, और बैंक ओवरड्राफ्ट की भी, ठीक है। 20,000 डेफिशिएंसी थी वो भी। अब टोटल कर लो फटाफट इनका, तो जल्दी से टोटल कर ले हैं। 2,60,000 क्या हो रहा है? 265,500, फिर 1,000, फिर 6,000 और लास्ट आपका 20,000, 2,92,500। तो इसको आउटर कॉलम में लिख सकते हैं अपन 2,92,500, और इसको यहाँ पर ग्रॉस वैल्यू में भी लिख सकते हैं 2,92,500। तो अब हमारे सारे के सारे जो हैं वो ग्रॉस तो ख़त्म हो चुके हैं लायबिलिटीज़ में, तो हम यहाँ पर इसका टोटल कर सकते हैं। तो चलो फटाफट कर सकते क्या है, अभी करेंगे अपन। सबसे पहले आपका सिक्योर्ड क्रेडिटर्स कितना था? 2,50,000। उसके बाद 22,000। नेक्स्ट आपका 1,02,500, और लास्ट आपका 2,92,500। यह आ गया आपका 6,67,000। तो इधर यहाँ पर ग्रॉस वैल्यू किसकी? लायबिलिटीज़ की 6,67,000 हमने लिख ली। अच्छा, अब इसका अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स का और कर दें। हमारे पास पैसा कितना बचा है? हमारे पास पैसा बचा है 2,28,500, 2,28,500। लेकिन हमें पे कितने करने हैं? 2,92,500। अरे ये क्या हो गया? ये आ गई आपकी डेफिशिएंसी, 64,000 की क्या आ गई? डेफिशिएंसी। ये जो बैलेंस, अब जो बैलेंस आया है, अब जो यहाँ पर बैलेंस आया है वो कैसा आया है? निगेटिव में, क्योंकि पैसा है कम, देना है ज़्यादा। पैसा है कम,
देना है ज़्यादा। तो यहाँ पर हम बैलेंस, यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, तो जल्दी जल्दी हो वहाँ पर तो क्या लिख सकते हैं, वहाँ पर लिख देना बैलेंस। लेकिन वैसे क्या लिखा जाता है, यहाँ पर लिखा जाता है एस्टिमेटेड डेफिशिएंसी एज रिगार्ड्स क्रेडिटर्स। जब हम इलस्ट्रेशन नंबर 1 कर रहे थे तो वहाँ पर यहाँ पर डेफिशिएंसी नहीं आई थी, तो वहाँ पर हमने लिखा था एस्टिमेटेड सरप्लस एज रिगार्ड क्रेडिटर्स। लेकिन इलस्ट्रेशन 2 में यानी कि यहाँ पर आज क्या आई है, यहाँ पर आई है डेफिशिएंसी, तो एस्टिमेटेड डेफिशिएंसी एज रिगार्ड्स क्रेडिटर्स। तो लायबिलिटीज़ तो मेरी हो चुकी है, अब रह गई है आपकी शेयर कैपिटल। तो पहले आएगी आपकी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कौन सी लिस्ट है इसकी, अब तक हम आ चुके हैं लिस्ट ई तक, तो ये आ जाएगी आपकी लिस्ट एफ। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एज पर लिस्ट एफ। ज़रा देख के बताना मॉड्यूल में कितना है आपका। 6% ये आ गया, 1000 इंटू 100 ये आ गया 1 लाख रुपीज़। तो 6% जो है प्रेफरेंस शेयर, 1000 प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, ये हो गया आपका 1 लाख। ठीक है, 1,64,000 माइनस माइनस होता है प्लस, तो ये आ जाएगा 1,64,000। कैसा, निगेटिव का। ठीक है, साइन माइनस का ही आता है। 1,64,000 यहाँ पर अपन क्या, 1,64,000 आ गया। उसके बाद हमें क्या करना है, लास्ट बस बचा, कहानी ख़त्म होने वाली है। इक्विटी शेयर कैपिटल, जो कि आपकी पेड अप शेयर कैपिटल कितनी है, 3,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। 3,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। और पेड अप कितनी है आपकी, ₹80 पेड अप। तो 8 3 जा 24, यहाँ आ जाएगा आपका 2,40,000। ठीक है, अगेन माइनस माइनस प्लस, तो 1,64,000, 1,64,000 प्लस 2,40,000, ये आ जाएगा आपका 4,04,000। 4,04,000, तो ये 4,04,000 की क्या आ गई आपकी डेफिशिएंसी। कौन सी लिस्ट है बोलो, एज पर लिस्ट जी तक हुई थी ना, यहाँ पर आ जाएगी एच। जी कहाँ थी, एफ प्रेफरेंस की थी, और जी आ गई आपकी इक्विटी में एज पर लिस्ट जी। तो डेफिशिएंसी जो है वो आ गई आपकी एज पर लिस्ट एच, क्या आ गई 4,04,000। तो डेफिशिएंसी अब किस तरीके कैसे आई, आज की डेफिशिएंसी तो है नहीं, बहुत पहले की है। तो इस डेफिशिएंसी को हम प्रूव करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि आज की वीडियो ऑलरेडी इतनी बड़ी हो चुकी है। तो अच्छे से एक बार आप इसको देख लीजिएगा पूरा। उसके बाद हम जो डेफिशिएंसी अकाउंट है, यानी कि इलस्ट्रेशन नंबर 2 की जो सेकंड रिक्वायरमेंट है, वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इसी तरीके से खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, बी हैप्पी ऑलवेज।